यूपी की राजनीति में खेला हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया और फिर से यूपी में उस नारे को दोहराने का संदेश दिया जिसने 2007 में प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चमत्कार किया था। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जी हां, इसी नारे की बदौलत दलित ब्राह्मणों की गठजोड़ से तब बीएसपी ने मायावती की अगुवाई में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और एक बार फिर से मायावती का वो सपना उन्हें बेचैन करने लगा है। और हाल में प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने उन्हें माहौल बनाने का पूरा मौका भी दे दिया है। दूसरी ओर यूपी की सियासत की हकीकत मायावती के सपने से आज परे है। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं और उनके पास एक मजबूत वोट बैंक है जिसमें 10 से 12% आबादी वाली ब्राह्मण जाति मजबूती से शामिल है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए मायावती को तथाकथित सियासी आपदा में एक अवसर नजर आ रहा है और इसलिए वो 2007 को रिपीट करने के लिए सीधे सीधे ब्राह्मण समाज को साधने के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस को सीधी चुनौती देने लगी हैं। चुनावी परिणाम तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन मायावती अगर नैरेटिव बनाने में भी कामयाब होती हैं तो यूपी की सियासत की गर्माहट थोड़ी और बढ़ जाएगी और एक मैसेज बीजेपी से लेकर सपा को जाएगा जो तमाम पार्टियों को परेशान कर सकता है कि किसके साथ होंगे प्रदेश के ब्राह्मण। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे मायावती रिटर्न की। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उस दांव की जिसे खेलकर मायावती ने 16 साल बाद 2007 में उत्तर प्रदेश की सियासत में चमत्कार किया था। क्या वो फिर से दोहराने जा रही हैं? मायावती ने कर दिया खेला, ब्राह्मण वोटों के लिए सेंधमारी शुरू। क्या यूपी में होगा 2007 रिपीट? किसका खेल बिगाड़ेंगी मायावती? राजनीति में नारों की अहमियत काफी होती है। हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए नारे गढ़ती है जिससे वो खास समाज को टारगेट करती है। ऐसा एक दिलचस्प प्रयोग बीएसपी ने साल 2007 के यूपी विधानसभा में किया जिसने प्रदेश की पूरी सियासत को ही पलट दिया। इस चुनाव में बीएसपी ने नारा दिया, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बीएसपी ने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के साथ पहली बार ब्राह्मण जाति को सीधे सीधे साधा और चुनाव में यह नारा न सिर्फ बेहद लोकप्रिय हुआ बल्कि बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग ने प्रदेश में इतिहास रच दिया। 16 साल के बाद प्रदेश में किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और मायावती ने बतौर सीएम शपथ लिया और उनका जलवा देखने को मिला। बीएसपी के शुरुआती दौर में उनके कार्यक्रमों के दौरान काशीराम के नारे लगाए जाते रहे, फिर मायावती के नारे लगाए जाते रहे। बीएसपी ने 1993 में पहली बार सपा के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने। फिर सपा से गठबंधन टूटा तो 1995 में पहली बार मायावती बीजेपी के गठबंधन की सहयोग से मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद मायावती 2 बार सीएम बनी, लेकिन ज्यादा दिन तक सरकार चली नहीं। तब बीएसपी को लगा कि अगर राजनीति में मजबूती से कदम आगे बढ़ाना है तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर सीधा हमला करना होगा। तभी 2007 के चुनाव में बीएसपी ने अपनी रणनीति के साथ तिलक, तराजू और तलवार नारा को भी बदल दिया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है नारे के साथ सवर्णों को, खासकर ब्राह्मणों को पार्टी में जोड़ने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी। सतीश चंद्र मिश्रा सहित कई बड़े ब्राह्मण चेहरों को पार्टी से जोड़ा, उन्हें आगे किया, उनको सम्मान देने की पूरी कोशिश की हर मंच पर। सबसे ज्यादा 139 टिकट सवर्णों को दिए, इसमें 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए गए। इसके मुकाबले 114 टिकट पिछड़ों को, 89 दलितों को और 61 मुसलमानों को दिया गया। इस नारे से बीजेपी की बदली हुई राजनीति का असर यह हुआ कि पहली बार पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मायावती का जलवा पूरे यूपी में देखने को मिला। सोशल इंजीनियरिंग ने मुलायम सिंह यादव की लंका लगा दी और इस चुनाव ने प्रदेश की सियासत को बदल दिया। प्रदेश में गठबंधन का दौर खत्म हुआ और फिर 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। उसके बाद लगातार बीजेपी की सरकार 2 बार से बन रही है। अब 2027 में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मायावती ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है और इसका कारण है यूपी में
हाल के दिनों में हुए ब्राह्मण विधायकों की एक खास मीटिंग जो विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर हुई थी, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई थी। यहां तक कि पंकज चौधरी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी के विधायकों को सीधी सीधी हिदायत दे दी कि ऐसी बैठकों का आयोजन अब दोबारा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसमें मौका ढूंढा और कहा कि बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण समाज को अब समाजवादी पार्टी के साथ आ जाना चाहिए। मायावती भी दोबारा से सक्रिय हुई। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने फिर से एक बार ब्राह्मण समाज को साधने की पूरी कोशिश की। यानी आपदा में अवसर सपा और बसपा दोनों तलाश रहे हैं। आपको मायावती के वायरल हो रहे बयान को सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए कि उन्होंने कैसे ब्राह्मण समाज को एक बार फिर से साधने की कोशिश की, फिर असली कहानी भी बताएंगे। यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। मायावती की बात को गंभीरता से इसलिए लेने की जरूरत है क्योंकि वो भावनात्मक तौर पर एक समाज को साधने की सीधी कोशिश कर रही हैं, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं जिसके लिए कि उनके साथ यूपी में भेदभाव हो रहा है, जिसका पुराना रिश्ता बीएसपी के साथ है। वो जोर देकर कह रही हैं कि हमने ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी और सम्मान अपनी सरकार में दिया। हमारे शासन में ब्राह्मण जाति के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हुआ, इसलिए अब ब्राह्मण समाज को सपा कांग्रेस बीजेपी का साथ छोड़कर, खासकर आज के समय में बीजेपी का साथ छोड़कर बीएसपी के साथ आना चाहिए, क्योंकि इनको सम्मान की जरूरत है, लिट्टी चोखे की नहीं, और वो हम देंगे, सम्मान देंगे। ये बड़ा बयान सुनिए। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। यानी मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की जो कोशिश की है, उसने प्रदेश की सियासत में एक नई खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। दूसरी ओर मायावती ने कहा कि बीएसपी सरकार में कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठा, हमारी सरकार में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, हमारी सरकार ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के मूल सिद्धांत पर काम किया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था भी मजबूत रही। मायावती मैसेज दे रही हैं सवर्णों को और ब्राह्मणों को कि अगर उनकी भी सरकार बनती है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था उसी तरह बरकरार रहेगी जो उनके समय में थी। मायावती ने अपनी योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे उनके समय में यूपी का काया पलट हुआ था, कैसे हर जाति का विकास किया गया था, और उन्होंने बहुत सारे आंकड़े पेश किए। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज को चेतावनी भी दी और कहा कि जातिवादी पार्टियों के बहकावे में नहीं आई है। मायावती ने कहा हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हर स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने का अनुभव पहले रहा है, वो बेहतर नहीं है, इसलिए हम अब अकेले लड़ेंगे क्योंकि गठबंधन से हमारा नुकसान होता है।
हमारे साथ गठबंधन करने वाली पार्टी को लाभ मिल जाता है, क्योंकि दलित वोट बैंक सीधे उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता। हमारी पार्टी यूपी विधानसभा जो 2027 में होने जा रही है चुनाव, उसमें अकेले लड़ेगी और हम कोई भी चुनाव गठबंधन करके नहीं लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि मायावती का यह नैरेटिव यूपी की सियासत में कितना असर डालता है और क्या वो ब्राह्मण समाज को साधने में कामयाब होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी है। और ये भी देखने की बात है कि ब्राह्मणों को क्या वाकई में न्याय मिल रहा है। आप देखिए कि जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य तो हैं ही, उनके अलावा ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया और कई ब्राह्मण विधायक मंत्री भी हैं योगी सरकार में। तो क्या ये बात ब्राह्मण समुदाय को टारगेट कर पाएगी कि बीजेपी में उनके साथ भेदभाव हो रहा है? जमीनी स्तर पर कई आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, योगी आदित्यनाथ भी सीधे सीधे ब्राह्मण समाज से बातचीत करेंगे और उनको ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकारों में ब्राह्मण सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या योगी आदित्यनाथ के समय में हुई है। तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस मायावती, इन सबके केंद्र में अगर कोई जाति आज के समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो वो है ब्राह्मण समाज, क्योंकि इस जाति की आबादी 10 से 12% है और इस जाति का इंपैक्ट कितना बड़ा है ये 2007 के चुनाव से इन पार्टियों ने पूरे देश को एक मैसेज दे दिया है, खासकर मायावती की पार्टी ने। अब देखना दिलचस्प होगा क्या यूपी की सियासत में मायावती इसी तरह से ब्राह्मण समाज को आगे भी साधने की कोशिश करते हैं या आने वाले समय में चुनावी तस्वीर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।